Get the voice clearly, and you should also be listening to me now clearly and seeing the video also. Okay, all right. Good evening, everyone. Thank you. We will quickly revise what we have studied till now, and then go ahead to some very important topics, which are evergreen topics for mains, even certain aspects for prelims, because there are some closely knit concepts are involved. That's why. पहली चीज जो हम पब्लिक फाइनेंस का नाम लेते हैं, तो अगर मैं आपको कहूं कि पब्लिक फाइनेंस जो शब्द है, जो शब्द युग्म है, ये जो फ्रेज है, उसको समझने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। किसी भी कंट्री का पब्लिक फाइनेंस पढ़ना हो तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। पहला प्रश्न है, पब्लिक फाइनेंस का अर्थ ये होता है दोस्त, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स, उन्हें पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है। टर्म फिस्कल जो है, फिस्कल जो शब्द है वो भी सिग्निफाई करता है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है, उसे फिस्कल शब्द से भी जो है वो एड्रेस किया जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस समझने के लिए कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूं 4-5 मुख्य हेडिंग्स आपको बोलूं, तो यू शुड नो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंट्री एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद दैट साइड। ओके, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, the major items of application of this revenue, खर्चा कहाँ कहाँ होता है, किस किस एरिया में होता है, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, वो कैसे इन तीनों चीजों को, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और उनके बीच के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए, और फिर कंट्री का जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, वो कंट्री के कुछ जो सोशल और सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेमोक्रेसी के तौर पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ वो, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए कैसे वो पॉलिसीज बनाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैसे बनाते हैं, ये आपको जानना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस में और क्या समझना चाहिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है उसका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसमें जो डेट है, डेट यानी कर्जा, कर्जे का क्या रोल होता है, क्या भूमिका है, कर्ज की क्या भूमिका होती है, वो जो है उसका स्वरूप कैसा है, उसका परिमाण कैसा है, वो तो जानना। यू शुड नो द क्वांटम ऑफ द डेट, कंट्री का क्वांटम कैसा है, और उसका पैटर्न क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, दोनों चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कि भारत, अगर आज कहा जाए कि भारत को पैसे की जरूरत, तो लगभग अगर हम कहें 1 लाख करोड़, ठीक है, अगर बोला जाए कि 1 लाख करोड़, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 1 लाख करोड़ जो है वो भारत को डेट की जरूरत पड़ती है, कर्ज की जरूरत पड़ती है, अगर ऐसा मैं कहूं, तो उसमें से मुख्य हिस्सा किसका है, ठीक है, उस हिस्से की अपनी परेशानियां क्या है, यानी फलाना एजेंसी से कर्ज लेने में क्या दिक्कतें हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सरकार को पॉलिसी मेकिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपके परिप्रेक्ष्य से यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, आपके परिप्रेक्ष्य से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानते हैं कि इस प्रकार के डेट से दिक्कत आ सकती है, इस प्रकार का डेट कम होना चाहिए, इस प्रकार का डेट ज्यादा हो तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये एज ए पॉलिसी मेकिंग टूल, एज ए पॉलिसी मेकिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कैसे हमें हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, ये हमको जान लेना चाहिए। पब्लिक डेट हो गया, फिर हमें क्या जानना चाहिए कि ये सब जो हम बात कर रहे हैं उसको एक सूत्र में पिरोने वाली नीति कौन सी है, और वो नीति है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो इस देश में फिस्कल पॉलिसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं, आजादी के बाद कैसे रहे हैं, 80s में कैसे रहे हैं, 90s में कैसे रहे हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके बाद क्या परिवर्तन आया है उनमें, और आज की जो चुनौतियां हैं उनको वो कैसे, उनका सामना कैसे कर पा रही है हमारी फिस्कल पॉलिसी। इसी से जुड़ी हुई अगली बात है कि वित्तीय अनुशासन किसे कहते हैं। ठीक है, फिस्कल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, और सरकार के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो कौन सी चीजें हैं जो जिन्हें कहा जाता है कि ये है, ये स्टेप्स अगर आप लेंगे
तो आप फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इफेक्ट कर सकते हैं। हम जानेंगे कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है वो कैसे उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा। हम ये जानेंगे कि वो जो है वो आवश्यक तो था, अनिवार्य था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। आज के परिप्रेक्ष्य में आज 17 साल 18 साल हो गए FRBM एक्ट आए हुए, आज के परिप्रेक्ष्य में वो कहाँ तक जो है वो उम्दा ठहरता है, आज की जो चुनौतियां हैं उनमें क्या उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारी सरकार क्या इस बारे में कुछ सोच रही है, ये सब अगर आप जान लें तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है आप जो इश्यूज, मेन इश्यूज जो इन्वॉल्व है उसे आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट जो बजटिंग होती है, यानी रेवेन्यू और फाइनेंशियल सोर्सेस और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का जो संबंध है, उसका जो महत्व है वो आया कब। गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यूज कलेक्ट किए जाने चाहिए और एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए, ये बात आई कहां से। उसको दो परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं। पहला परिप्रेक्ष्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य है जो, और दैट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तब वाकई इस चीज की महत्ता समझ में आई लोगों को कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सरशिप है दैट इज इनएविटेबल। गवर्नमेंट के अलावा कोई उसमें, तो उसका वॉल्यूम या स्केल ऐसा है या नेचर ऐसा है या उसका स्केल इतना बड़ा है कि किसी प्राइवेट पार्टिसिपेंट के लिए वो संभव नहीं है कर पाना। आप सब जानते हैं, और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक गुड्स होते हैं जो कि मार्केट प्राइसिंग मैकेनिज्म के हिसाब से काम नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई it is not possible to ensure their efficient resource allocation on the basis of market forces. That's why government as a player has to enter and intervene. तो नेशनल डिफेंस हुआ, लॉ इन्फोर्समेंट हुआ, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जैसी फ्री पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जैसी हुई चीजें हुई, तो उनको अगर ध्यान में रखा जाए, जो कि उस समय उनकी महत्ता पता चली वर्ल्ड वॉर के बाद, तो समझ में आया कि गवर्नमेंट का जो रोल है उसको इसका एक्सपैंड होना जरूरी है। ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल मैं नहीं होना चाहता, लेकिन आपको थोड़ा सा टच जरूर कर देना चाहता हूं। जो कीनीजियन मॉडल है, कीन्स आपने सुना होगा, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, तो जो कीनीजियन मॉडल है उसका जो मूल मंत्र है वो ये है, समझिए इस बात को, और वो इन्हीं अनुभवों से है। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ उसके बाद जो इंक्वायरी हुई, जिसे कहते हैं जो स्कॉलरली डिबेट हुआ, विचार विमर्श हुआ, उसके फलस्वरूप जो है वो कीनीजियन मॉडल जो है वो आया। डिप्रेशन के समय, सॉरी वर्ल्ड वॉर ही क्यों कह रहा हूं मैं, डिप्रेशन के ही समय से एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मतलब वो उभरना शुरू हुआ, और वो ये था कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए जहां पर बाकी जगह से कमी पड़ रही हो, डिफिशिएंसी हो रही हो, वहां पर गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, अपने मीन्स से भी ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। जो आपके संसाधन है उससे ज्यादा आप स्पेंड कीजिए, चाहे खर्चा लेके जो स्पेंड कीजिए। तो ये कोई, मैं अगर आपको बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ऑब्जेक्टिवली मैं आपको बताऊं तो ये कोई नया थॉट नहीं था। आपको जानकर गर्व होगा, गर्व भी होना चाहिए और आश्चर्य नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि अपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इस बात पर बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग पक्षों को पहले ही कह दिया है, ऐसा कुछ नया नहीं था। लेकिन तात्कालिक जो परिवेश था, जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, उनके अनुसार जब कीन्स ने कहा कि इस चीज को तोड़ना है, अगर ये जो स्टैग्नेशन है इन सबको तोड़कर बाहर निकलना है अगर, तो गवर्नमेंट को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का, मैं कह रहा था आपको थ्योरेटिकली खाली टच करना चाहिए, तो मैं आपको इस डिबेट में घसीटना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आइडियोलॉजिकल बेसिस आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है, ठीक है, वो आपको जानना आवश्यक। देखिए उस समय की सबसे बड़ी जो वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ये सब जो पूरा जो पीरियड चला है ना, इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में बहुत सारे राष्ट्र इसको एक चुनौती के रूप में देखते थे दोस्तों, कि कम्युनिज्म को हावी नहीं होने देना है। आप इस बात को ध्यान से समझे मेरी बात। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ये सब जो भी ये कंट्रीज थी वो चाहते थे कि कम्युनिज्म जो है वो कहीं हावी नहीं हो जाए। कम्युनिज्म कब हावी होगा भाई, पब्लिक को आप भूखे मरने मजबूर कर देंगे, रिसोर्स एलोकेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा, सब लोग जो है वो जो है बर्बाद टाइप का, आर्थिक स्थिति उनकी बर्बाद होती जा रही है, तो क्या होगा? सबके मन में यह बात आएगी कि हर इससे अच्छा सिस्टम तो वही है कि जो है सबकी जो कम्युनियन जो है, जो कम्यून है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। ये क्या बचा रखा है कि जो लूट रहे हो, खसोट रहे हो, फिर भी जो है अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी मची हुई है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दैट इज अ पॉइंट। सिंस द
economies wanted to insulate themselves from the imminent threat of ideological expansion of communism into their own economies. That's why, perhaps, that's one way of looking at it. That's why this school of thought gained momentum that हो ना हो भैया, इससे पहले कि ये अपराइजिंग जैसी हो जाए या ये स्कूल ऑफ थॉट जो है डोमिनेट कर जाए, गवर्नमेंट को बीच में उतर जाना चाहिए, हस्तक्षेप करके जो है वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर करके इकोनॉमी को संभालना चाहिए। इस सब की जो जड़ है वो वहां से शुरू होती है। बस मैं इतना ही बताना था, आपको ज्यादा नहीं इस डिबेट में ले जाना चाहता, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। तो जो कीनीजियन कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत एक्चुअली यहां से होता है। ठीक, दिक्कत क्या हुई, अगर मैं इसे दिक्कत कहूं तो इतनी लिबर्टी अगर मुझे मिले एज ए स्टूडेंट, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि दिक्कत क्या हुई कि जो कीनीजियन मॉडल था, जिन कंट्रीज में उसका ओरिजिन हुआ, जिन इकोनॉमीज के लिए वो फिट माना गया, वो फिट उनके लिए भी था कि नहीं, ये डिबेट का विषय अलग है, लेकिन जिन कंट्रीज और इकोनॉमीज में उसको माना गया, क्योंकि बाकी बहुत सारी कंट्रीज, इंडिया जैसे बहुत सारी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, वो तो या तो जो दूसरे के आधिपत्य में थे उस समय, या फिर जब आजाद भी हुए तब भी उनके पास कोई और ऑप्शन उनको नहीं दिखा, या जो भी कारण रहा, उन्होंने उसे वैसे का वैसा अडॉप्ट कर लिया विदाउट फाइन ट्यूनिंग दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक मॉडल टू द स्पेसिफिक एंड पेक्यूलियर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दिस कंट्री। समझते चले इस बात को, ठीक है। और उस जो है मिला जुला एक जो है परिणाम क्या हुआ उसका, बताएं कि मिला जुला परिणाम भारत में क्या देखने को मिला। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि नहीं उठा ली। आप जो पीसी महालनोबिस साहब का जो मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल जिसे कहते हैं, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट को और पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल दिया गया कि नहीं दिया गया, कि ये करेंगे, ग्रोथ इंजन जिसे कहा गया, कि जो है कमांडिंग हाइट्स और ग्रोथ इंजन का जो कॉन्सेप्ट आया, ये लेकर जाएंगे हमें आगे, वो चीज आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस चीज पर ऐसा कहते हैं लोग, मैं कौन होता हूँ, मेरे तो कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा मैंने उससे लगा कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस कीनीजियन मॉडल को जैसे का तैसा अडॉप्ट कर लिया गया, वैसे का वैसा, और बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग नहीं हो पाई उस समय, कि इंडिया की जो कंडीशंस है, इंडिया का जो बैकग्राउंड है, भारत का जो परिवेश रहा है, उसको बहुत अधिक वो नहीं देखा गया, जो भी हो, क्योंकि वो मेरिट पर डिस्कस करने का हमारा कॉन्सेप्ट, इसलिए इतना बैकग्राउंड जाने नहीं। अब आते हैं, तो अब आप समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंक्रीजिंग रोल है इकोनॉमी में, ठीक है, पॉलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का जो इंक्रीजिंग रोल है, वो कैसे इंडिया में इतना ताकतवर क्यों हो गया, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, इसलिए ये उसका बैकग्राउंड हो गया। ठीक, चलिए, हमने कॉन्शियसली उस समय के जो हमारा नेतृत्व था, उसने बहुत सोच समझकर एक मिला जुला मॉडल अपनाया, पूरी तरह से कम्युनिस्ट नहीं हुए, पूरी तरह से फ्री मार्केट नहीं हुए, बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें पब्लिक सेक्टर को महत्वपूर्ण रोल दिया गया, गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण रोल दिया गया। इसलिए ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं, आप समझ सकते हैं कि इन सभी इकोनॉमीज में जो हमारे जैसे चीजों को जिन्होंने फॉलो किया होगा, उन्होंने फिर गवर्नमेंट बजटिंग, उन इकोनॉमीज में गवर्नमेंट बजटिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता गया, ठीक है। उस परिप्रेक्ष्य में अब जब आप समझ गए, तो अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को या ऐसी किसी भी इकोनॉमी को, तब आप पाएंगे, देखिए आपने सामने कि इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे, एक बार लिखिएगा जरा चैट बॉक्स में, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू। हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि जो टाइम्स जिस तरह से चेंज हुए हैं, आप 1950 से लेकर 90s में आइए, 90s से फिर इधर आइए, तब आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं, हाँ, ये बात सही है कि 3 अलग अलग चुनौतियां जो है वो सामने खड़ी हुई है, और हर अर्थव्यवस्था को इन चुनौतियों को देखते हुए समाधान निकालना पड़ता है, अपनी नीतियां बनानी पड़ती हैं। ग्लोबलाइजेशन एक तरफ है सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना, और गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन होना चाहिए, कितना कम से कम इंटरवीन करे और काम हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण ट्रायंगल हो जाता है, एक महत्वपूर्ण ट्राइलेमा इसको कहते हैं, कि एक त्रिविधा जैसी चीज हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप गवर्नमेंट को इतना महत्वपूर्ण रोल देते हैं, तब गवर्नमेंट बजटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट किस तरह से अपने रिसोर्सेज को गार्नर कर रहा है, किन तरह के रिसोर्सेज को चुनता है, तो उन रिसोर्सेज का चुनाव, और दूसरे हाथ में एक्सपेंडिचर किन किन क्षेत्रों में होना है, कितना होना है, इनका चुनाव, यह कहीं ना कहीं उस कंट्री की
सोशियो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उसके अनुसार ही गाइड होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आप कहें कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है तो फिर उस हिसाब से सारे सोशियो इकोनॉमिक डिसीजंस उस तरह से शेप लेंगे, ठीक है। एक कोई अगर जो है वो डिक्टेटरशिप होगी उसका दूसरा पैटर्न होगा, बजटिंग शायद वहां भी होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन सोर्सेज का सिलेक्शन और जो जो डेस्टिनेशन है उसका सिलेक्शन, ये दोनों का बहुत वाइडली वेरी करेगा। आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का अगर कॉन्सेप्ट रखते हैं आप कि थोड़ा बहुत सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रहेंगे और ये एक्चुअली इन इफेक्ट डेमोक्रेसी रहेगी, वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा, तो क्या आप अपना जो है वो क्षमा कीजिएगा, आप अपना खर्चा घटाने के चक्कर में क्या आप जितना भी गरीब कल्याण योजना, ये योजना, वो योजना, मिड डे मील स्कीम चल रही है उसको काट देंगे? उस पर एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं क्या? अगर आपके जिस तरह के वैल्यूज को लेकर आप चल रहे हैं तब शायद उसमें कटौती नहीं कर पाएंगे, आपको चाहे डेफिसिट फाइनेंसिंग भी क्यों ना करनी पड़े। It will not be possible because that will go against the socio-economic, socio-political philosophy of the nation. ठीक है, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, चाहे फिर उसके लिए आपको जो है बजटरी डेफिसिट क्यों ना सहना पड़े। ओके, ये उसका जो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में और जनरल भी देखिए, जनरल टर्म्स में समझने का कोशिश करिए कि बजट का जो ओवरव्यू अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है, मुख्य रूप से फाइनेंशियल रिसोर्सेज की यहाँ बात हो रही है। जब हम फिजिकल पॉलिसी के टर्म्स में पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे इकट्ठा किया जाए, और वो ध्यान से सुनिए मेरी बात कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को गैदर करते समय भी किसी तरह की इनइक्विटी, गैदर करते समय भी और खर्च करते समय भी इनइक्विटी जो है वो नहीं होने पाए, इनजस्टिस नहीं होने पाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मैटर है। यानी आप ऐसा नहीं कर दीजिए कि भाई जो है तुम फलाने फलाने बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तुम्हारी इनकम इतनी है तो हम तुम्हारा जो है पूरा टैक्स जो है 80% टैक्स कर लेंगे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इनइक्विटी नहीं होने पाए, रिसोर्स को इकट्ठा करते समय भी इनइक्विटी नहीं होने पाए, और रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करने के बाद उसका जब यूटिलाइजेशन हो उसमें भी यह सेंस ऑफ डिसिप्लिन रहे, सेंस ऑफ इक्विटी और जस्टिस रहे, वो मेंटेन रहे। बजट के पीछे की जो फिलॉसफी है वो ये रहती है, आप इस बात को जाने रहिए, ठीक है। कंक्रीट टर्म्स में अगर देखना चाहिए आप तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों का जो लेखा जोखा है वही बजटिंग कहलाती है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट का आप देखेंगे तो रिसीट साइड में और एक्सपेंडिचर साइड में, दोनों में रेवेन्यू और कैपिटल दो तरह के जो वर्गीकरण होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो कि करंट टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो किसी तरह के लॉन्ग टर्म एसेट का जो है वो बढ़ोतरी नहीं करते या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कोई कमी नहीं करते, बस वो है और खर्च हो जाते हैं। दे डू नॉट गो टू एनहांस योर कैपिटल बेस फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू नेचर के होते हैं। दोनों तरफ वो क्लासिफिकेशन अप्लाई होता है इनका। तो रेवेन्यू, अगर आप गवर्नमेंट के सिर्फ रेवेन्यू साइड की बात देखिए, आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू साइड क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू साइड या तो टैक्स लगाने से जो पैसा आता है वो हो गया, या कुछ ऐसे और एरियाज हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है और वो प्रॉफिट हो गए, गवर्नमेंट के द्वारा अर्न किया हो गया प्रॉफिट, गवर्नमेंट के कोई जो है वो है एजेंसी है, उसने जो है वो प्रॉफिट कमाया हुआ है, या गवर्नमेंट को जो है किसी के होल्डिंग की वजह से डिविडेंड मिला हुआ है, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट अर्निंग्स है, फाइन्स पेनल्टीज जो होती है सब आप देख चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रांट्स हो गई, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, ठीक है। उनका टैक्सेशन से रिलेटेड वो नहीं है, वो सोर्सेज जो है वो नॉन टैक्स सोर्सेज है। टैक्स रेवेन्यूज ऑन द अदर हैंड वो किस तरह के होंगे, और ये दोनों ही रेवेन्यू नेचर के अभी हम पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह के टैक्स होते हैं। अब आप देख लीजिए, आपके सामने लिस्ट है, इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स हुआ, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी। इनकी खास बात क्या है, ये क्यों डायरेक्ट टैक्स है? ये डायरेक्ट टैक्सेस इसलिए है क्योंकि अगर मेरे ऊपर ये टैक्स लगाए जाते हैं तो मैं ही इनका पेमेंट करूंगा डायरेक्ट सरकार को। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि पेमेंट एक चेन होती है, मैं तो आपके बिहाफ पे भरूंगा और उसका मान लीजिए क्रेडिट ले लेता हूं आपके बिहाफ पे, अल्टीमेटली एक चेन बनेगी और अल्टीमेटली जो भरा जाएगा पैसा वो कंज्यूमर, एंड यूजर या कंज्यूमर उसका पैसा भरता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं भाई। ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर एक बात बता देता हूं, ऐसा कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव जैसे जैसे इकोनॉमी होती जाती है वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते जाना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाना चाहिए। आप उस कारण को भी शायद समझ सकते हैं, सहजता से समझ सकते होंगे। कारण ये है, देखिए कारण ये है
कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इक्विटी बेस्ड होते हैं ज्यादातर, ऑब्वियसली मेथड ऑफ स्लैबिंग और वो सब पर भी डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स अपने इंट्रिंसिक नेचर में जो है वो इक्विटी प्रमोट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इक्विटी न्यूट्रल जैसे होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, इक्विटी का मतलब होता है जिसका जितना बनता है, ठीक है, जिसका जितना बनता है उतना अगर होता रहे तो समझो इक्विटी वाली बात है, भाई अच्छा हो रहा है, अच्छा होता है। तो समता होनी चाहिए, समानता नहीं, समता होनी चाहिए। तो देखिए एक उदाहरण लीजिए, मैं मान लीजिए मेरी जो इस समय सालाना सैलरी है वो 25 लाख रुपए है, मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण के तौर पर लीजिए कि 22-25 लाख रुपए है। तो मैं एक स्लैब सिस्टम मेरे लिए निर्धारित किया गया है, और मेरा मेरा मान लीजिए जो ड्राइवर है, जो हमारे साथ काम करते हैं ऑफिस में, वो ड्राइवर है, तो उनकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए महीने, 15,000 रुपए महीना है, ठीक है। आप फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप कह लीजिए कि 2 लाख रुपए साल का है। जो मान लीजिए इंस्पेक्टर कोई काम करते हैं, या आदित्य हैं, या कोई भी मेरे साथी अंडर नहीं मेरे साथ काम करते हैं, तो उनकी मान लीजिए सैलरी जो है वो इन द रेंज ऑफ से 8 लाख 10 लाख रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है कि मेरे जो ड्राइवर मेरे साथ काम कर रहे हैं वो 2 लाख रुपए के अंदर है मान लीजिए, तो उनको वो जो है एक लिमिट खींच दी गई, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए के अंदर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक एग्जम्पशन स्लैब। तो उसमें उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। उनसे ऊपर बढ़िए तो जो हमारे इंस्पेक्टर के जो नीचे जो साथ में जो नेक्स्ट सबऑर्डिनेट लेवल जो है, मान लीजिए जो है टैक्स असिस्टेंट का लेवल है, उसके ऊपर मान लीजिए इंस्पेक्टर हुए, उसके ऊपर आईटी हुए, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर। अगर सैलरी का भेद माना जाए तो सैलरी इस तरह से इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे मैं ज्यादा कमाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं ऊपर के स्लैब्स में ज्यादा मूव करता जाऊंगा। और 10 लाख के ऊपर मेरा एग्जाम्पल अब देखिए, मेरे जैसे किसी समकक्ष अधिकारी का एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण कि अगर 25 लाख रुपया सैलरी मानी जाए तो 10 लाख के ऊपर जितना भी बचा, यानी 15 लाख मान लीजिए बचा, वो सब 30% से टैक्स हो जाएगा। पूरा का पूरा हाईएस्ट स्लैब में मैक्सिमम मार्जिनल रेट में टैक्स हो जाएगा। उसके नीचे थोड़ी छूट, उसके नीचे थोड़ी छूट, इस तरह से काम करता है। तो लोअर इनकम ग्रुप जो है, लोअर इनकम ग्रुप अगर कोई है 2 लाख 4 लाख वाले लोग, उनको कम टैक्स भरना पड़ता है। हायर इनकम ग्रुप में जैसे चलते चले जाएंगे जो टैक्स है उसका रिगर, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करिए, मैं, मेरे साथी आदित्य, फिर मेरे साथी जो मेरे ड्राइवर साहब है वो, हम सब लोग एक साथ दुकान पर जाएं और कोई पर्टिकुलर आइटम खरीदे, कोई भी कंजम्पशन का आइटम मान लीजिए हम खरीदते हैं, ठीक है, पार्ले जी का एग्जांपल हमेशा देता हूं मैं, वो खरीद लेते हैं मान लीजिए। हर एक व्यक्ति को उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि इसमें से कौन लोअर इनकम ग्रुप में है और कौन हायर इनकम ग्रुप में है, ठीक है। एमआरपी जो है वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जो लिखा जाता है, तो उसमें जो टैक्स रेट होगा वो प्रोडक्ट वाइज है, वो पर्सन वाइज नहीं है। उसमें हम सभी को वही इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मजदूर भी कोई जाता है कि उसको जो है वो ईंटा गारा उठा के काम कर रहा था और उसको भूख लगी है, आज खाने खाने की व्यवस्था नहीं है, वो भी उस दुकान पे आकर खरीदता है, उसको भी उतना ही टैक्स दे करना पड़ेगा। ओके, this is the difference between direct and indirect taxation. That is why we call that direct taxation is an example of progressive taxation, जबकि indirect tax जो है वो progressive नहीं माना जाता है। Understood? तो ये अंतर आप समझे रहिए, अभी बस थ्योरी के लिए समझ लीजिए, आगे कभी डिस्कशन में या लिखते समय काम आती है चीजें। टैक्स रिफॉर्म्स पर जब आप लिखेंगे तो ये चीजें काम आती है। ये हो गए टैक्स सोर्सेज, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये रेवेन्यू इनकम के एग्जांपल, रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल हो गए। लेकिन जरूर यही थोड़ा है जो इनकम है, इनकमिंग, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा एक लाइन, एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन इज नॉट इनकम, एवरीथिंग दैट कम्स इन इज नॉट इनकम। सिंपल सी बात है, आप अपने घर का एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो इनकम थोड़ा हो जाएगी आपकी, आपको इस्तेमाल करके जो भी करना है इंटरेस्ट के साथ चुकाना है कि नहीं चुकाना, दैट विल नॉट बी योर इनकम। इट इज कमिंग इन बट इट इज नॉट योर इनकम। ये डिफरेंस थोड़ा सा अच्छा सा दिमाग में रखिएगा। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि रेवेन्यू हो सकता है वो इनकम हो जाए आपकी, लेकिन कैपिटल जो है, जो कैपिटल टाइप के होंगे वो आ तो रहे हैं, लेकिन वो एक तो हर बार नहीं आएंगे, हमेशा नहीं आएंगे, वो रिकरेंस उनके नहीं होगी। 2-3 पैरामीटर होते हैं कैपिटल और रेवेन्यू में अलग करने के, 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। उनमें से एक ये भी है कि वो जो है वो रेगुलर आने वाला या रिकर करने वाला, वो ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हो गया। वैसे एग्जांपल देखे ना, किसी लोन आपने दिया था उसकी रिकवरी हो गई, तो ये इनकम थोड़ा है, तो आपका ही पैसा था जो वापस आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है, गवर्नमेंट अगर बोरो करता है कहीं से
वो वापस करना है। डिस इन्वेस्टमेंट है, ये कोई रोज रोज होने वाली इनकम थोड़े है। कोई प्रोविडेंट फंड्स जो हो गए, वो प्रोविडेंट फंड में लोग पैसा लगाया है, आपके पास आया है, तो आप उसको खा थोड़े सकते हैं, आपको वापस करना पड़ेगा, आप उसको देंगे। तो ये कैपिटल नेचर के हो गए। पैसा आ रहा है, पैसे का इस्तेमाल जरूर आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, दैट इज ऑल राइट, यू कैन यूज इट, बट यू कैन नॉट से दिस इज योर रेवेन्यू रिसीट, दैट्स नॉट योर रेवेन्यू रिसीट, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ठीक है कि रिसीट साइड में अगर देखा जाए, समराइज कर देता हूँ, रिसीट साइड में अगर देखें गवर्नमेंट के, तो रेवेन्यू और कैपिटल दो तरह की रिसीट्स हो सकती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो रेगुलर या रिकरिंग नेचर की जनरली होती हैं, और जो इनकम टाइप की होती हैं कि ये कमा लिया हमने। ठीक है, वो नॉन टैक्स सोर्सेज हो सकते हैं और टैक्स सोर्सेज से हो सकते हैं। टैक्स सोर्सेज में फिर दो भाग होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एक्सपेंडिचर साइड में आइए। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में अगर आप देखें तो वही क्लासिफिकेशन फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं, रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर और कैपिटल टाइप के एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो खर्चा तो आपका करवा देंगे, वो खर्चा हो जाएगा, लेकिन वो करंट नेचर के होंगे, करंटली ही कंज्यूम, उनका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। टेक्निकली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट कोई नहीं मिलता है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं क्रिएट करते हैं। कैपिटल वो होता है जो या तो हमारे एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में बढ़ोतरी करते हो, या फिर हमारी जो लायबिलिटीज कम से कम उन्हें ही कम कर देते हो। ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल देखिए आप, इंटरेस्ट का पेमेंट बार बार देते रहना है कि नहीं देते रहना, बार बार रिकरिंग नेचर का है। सैलरीज हो गए, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड पे जो पैसा दिया जाता है, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज हो गए, डिफेंस हो गए, ये सब देते रहना है। सरकार के रेगुलर खर्चे हैं, हर साल इनको इनकर करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड यू कैन सी लोन डिसबर्सल, लोन रिपेमेंट, प्लान एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, जनरल सर्विसेज। दोनों जगह डिफेंस दिख रहा है ना। कल हम लोग इस पर कुछ कंफ्यूज हो गए, पिछले क्लास में कंफ्यूज हुए थे कि ये डिफेंस एक्सपेंडिचर दोनों जगह क्यों आ रहा है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिफेंस। आप सोचिए कि जो डिफेंस में लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, इसको एक मिनट पहले मैं पेन इसका एक्टिवेट करके, हाँ, डिफेंस में जो सैलरी हो गया डिफेंस पर्सनल का, या जो तोप और उन सब का मेंटेनेंस वाला जो चार्जेस हो गए, जितने भी आर्सेनल, जितना भी हमारे पास मशीनरी है मिलिट्री में, जो हथियार है, वेपन, उनके मेंटेनेंस पे तो रेगुलर खर्चा होता रहता है ना। तो जो रेगुलर नेचर का खर्चा है वो इसमें आ सकता है, रेवेन्यू में आप उसी को क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसी डिफेंस से रिलेटेड जो कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर होगा, ये फलाना नया हेलीकॉप्टर खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। तो दैट कंफ्यूजन वाज, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम किया होगा मेरा। ये दैट इज द डिस्टिंक्शन कि डिफेंस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कुछ होते हैं, हैवी होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफी, दे फॉर्म अ कंसिडरेबल 20-22% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, वो कई बार हो जाते हैं, इस बात को जाने रहिएगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा किया जा रहा है, सोशल सर्विस पे खर्चा किया जा रहा है, इन सब पे जो खर्चे होंगे ऑब्वियसली सरकार के लिए कमिटेड एक्सपेंडिचर्स है, रेगुलर एक्सपेंडिचर्स जो होते रहते हैं। ठीक, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरफ है। इनका क्या महत्व है, यहाँ पर एक हल्का सा टच करते हुए आपको चलते हैं, आप जान लीजिए इस चीज को कि ये क्यों मैं क्लासिफिकेशन इतना बल देकर आपको बता रहा हूँ। ये कभी पूछा जाएगा क्या? आई डू नॉट थिंक सो कि कभी भी इस फिल्म्स में भी ये नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा कैपिटल है, कौन सा नहीं। नो, this kinds of things are not asked actually, to be honest. But what you should know conceptually is this, my dear friends, कि कई बार ऐसा होता है कि जब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, इस सब की बात करते हैं बहुत ज्यादा, तो सरकार के सामने आप खुद बताएं, यहीं पर इसी जगह पर आप देखकर बताएं कि अगर कहा जाए, सरकार को कहा जाए, हम और आप सरकार में हैं, और हमें कहा जाए कि हमको इसको मैनेज करना है, ऐसे मैनेज करना है कि जो डेफिसिट आता है, जो बजटरी डेफिसिट है, वो कम रहे, तो हमारे पास क्या रास्ते हैं? बताएं आप, क्या रास्ते हैं हमारे पास? या तो इस साइड को बढ़ाया जाए या इस साइड को कम किया जाए, यही रास्ता है ना। दो ही रास्ते हो सकते हैं कि या तो इस साइड से रिसीव साइड पे मेहनत की जाए और उसे जो है बढ़ाया जाए, एनहांस किया जाए, उसकी एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन बढ़ाई जाए, क्वांटम बढ़ाया जाए। दूसरा रास्ता हमारे पास है कि एक्सपेंडिचर को या तो बढ़ाया जाए क्वांटम, या तो उसको घटाया जाए, एक्सपेंडिचर को घटाया जाए, या एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा दी जाए। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन बढ़ा दी जाए कि 100 रुपए जो चीज है, अब या तो 100 से 150 करिए, या 100 रुपए का ही खूब अच्छा इस्तेमाल करने पर बाध्य कर दीजिए कि नहीं, करप्शन में एक भी पैसा नहीं हम बर्बाद होने देंगे, हमारा 100 ही है, लेकिन 100 का 100 लगेगा, जाके सड़क में लगेगा, एक भी पैसा जो है करप्शन में नहीं जाने देंगे। एफिशिएंसी आप या तो बढ़ा दीजिए, या तो क्वांटम घटा दीजिए, या एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए। ठीक, तो यही दो रास्ते हैं हमारे पास। आप समझें इस बात को कि जब कभी भी चुनौती बहुत कठोर रूप में आई है सामने,
तो अक्सर ऐसा हुआ है, एज ए नी जर्क रिएक्शन कह लीजिए, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, तो सब प्रबुद्ध लोग हैं उस समय जो नेतृत्व में रहे होंगे, हम कौन होते हैं समीक्षा करने वाले, लेकिन फिर भी स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि अक्सर ऐसा हुआ है कि इसको घटाने के चक्कर में जो कुल्हाड़ी गिरी है वो इस पर गिरी है। इस बात पे थोड़ा समय लेकर विचार करिए। स्कॉलर्स कहते हैं कि टाइम एंड अगेन when the government has been faced with the challenge of rationalizing expenditure, then the burden of such rationalization has in what should I say, disproportionately fell on capital expenditure. तो इसको घटा दिया है फटाफट, इसको इस पर सारा जो है उसका सारा जिसे कहते हैं भड़ास जो है या जो भी कह लीजिए वो सारा इस पर निकला, इसको ये ज्यादा घट गया इसकी तुलना में। अब वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। बहुत बढ़िया एग्जांपल से आप इसको अब हम समझेंगे कि कैसे वो काउंटर प्रोडक्ट होता है। एक मिनट मेरा पता नहीं कहाँ है, लैपटॉप वाली कलम अलग होती है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसको मैं आपको एक चित्र बना के समझाता हूँ और आप बताइएगा अगर आपको समझ में आया। इसको देखिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा भाई, ये हुआ एक अकाउंट, हमारा खाता हो गया। अब एक्सपेंडिचर को कम करने की बात कही जा रही है। एक्सपेंडिचर जब कम करने की बात है, दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कम कर दिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सोचकर बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मुख्य डिफरेंस अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि वो उस तरह का एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल उस तरह का एक्सपेंडिचर है जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो है वो एनहांसमेंट करता है। तो अब बताए भाई कि आप जो है एक अभियान चला कि नहीं खर्चा कम करिए, खर्चा कम करिए। खर्चा कम करने के चक्कर में आपने कौन सा खर्चा कम कर दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दिया, इस पे उतना ध्यान नहीं दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब कम हो गया तो प्रोडक्टिव जो इन्वेस्टमेंट था वो कम हो जाएगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में पता चला एक्सपेंडिचर कम हो गया, सरकार ने भाई बहुत डिसिप्लिन दिखाया, मान लीजिए कम कर दिया। अब उसके दुष्परिणाम क्या होंगे आगे चलकर? क्या क्या होगा कि पैसा तो आपका जा ही रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कम हुआ नहीं है, वो पूरा खर्च होता जा रहा है, सालों साल, साल में आता है उड़ गया, आता है उड़ गया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते रहना चाहिए था, क्योंकि वो एक एनवायरमेंट को इंप्रूव करता है ताकि आगे चलकर फिर हमें कर्जा न लेना पड़े, हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उसी पे पता चला ये तो विशियस साइकिल हो गई ना, ये तो और उल्टा हम नुकसान कर गए और गड़बड़ कर गए। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज या रैशनलाइज करने के चक्कर में अगर उसका जो बर्डन है वो इनइक्विटेबली जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर गिर जाए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा। फिर वो बॉटल नेक हो, जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट का क्या मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर मान लो बहुत ग्रो कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई, ये आ गई, जो कलम इसका रंग बदल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई, ऐसा आ गया। बॉटल नेक क्यों बोलते हैं इसको? बोतल का जो गर्दन है उसको बॉटल नेक इफेक्ट बोलते क्यों है? गवर्नमेंट ने जो है मानो जिम्मेदारी ली हुई है कि सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हम बनाएंगे, और उसके लिए क्या लगता है जी? कौन सा एक्सपेंडिचर लगता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है उसके लिए? नहीं, कैपिटल पता चला गवर्नमेंट ने सब खत्म करने के लिए कैपेक्स जो है वो अपना वो कम करते गए, तो सबके पास ट्रक हो गया, सबके पास गाड़ी हो गया, खूब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये हो गया, लेकिन सड़क है ये नहीं। सड़क इतनी ही है जितना है बोतल का ढक्कन है मान लो, बाकी गाड़ी सबके पास खड़ी हुई है, तो इसमें से कितना पास होगा एक बार में? बहुत बहुत ही एकदम कॉमन सेंस एग्जांपल बच्चों वाला मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट। तो यही बॉटल नेक इफेक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर चाहे भी तो इन्वेस्ट करना, चाहे भी तो ये डिसइंसेंटिव की तरह काम करता है कि वो चाहे भी तो अल्टीमेटली कोई ना कोई एक ऐसी लिंक है जो वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो बॉटल नेक इफेक्ट पैदा हो जाता है। और उसका सीधा संबंध है, अगर गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने पर बाध्य हुई, कभी विवश हुई, तो फिर इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये होता है कि बॉटल नेकिंग हो जाती है। बॉटल नेक हो जाने से फिर अल्टीमेटली और नुकसान होता है। तो हमारी प्रूडेंस, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रूडेंस है वो क्या है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना भी पड़े। तो ये नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा या ज्यादातर बर्डन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर झेल रहा है। रेवेन्यू और करंट टाइप के जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशनलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। बताइए कि ये बात समझ में आई या नहीं?
है ना। मुझे लगता है कि क्लियर होना चाहिए एकदम, सीधी सीधी बात है। ठीक है भाई, एक अच्छी चीज समझ गए हम लोग, कभी काम आएगा तो लिख देंगे कि भाई हाँ ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बहुत ही कम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट मिल गया आपको लिखने के लिए। और देखिए आगे, अब जब हम समझते हैं कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का जो मेन चैलेंज है, बजट का जो मेन चैलेंज होता है वो क्या होता है कि रेवेन्यू साइड जो है किसी तरह से एक्सपेंडिचर साइड को मैच कर जाए, सरप्लस हो जाए तो भैया बहुत ही अच्छा है। बट इफ दैट सरप्लस इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट द रेवेन्यू साइड शुड ट्राई टू मीट एंड मैच द एक्सपेंडिचर साइज टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये होना चाहिए भाई, लेकिन ऐसा व्यवहार में होता नहीं है, आप ये भी जानते हैं। हमारे घरों में ही देख लीजिए, ऐसा व्यवहार में होता नहीं है। खर्चे कई बार जो है, जैसे कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, जो कहावत है, तो ऐसा कई बार होता है। सरकार के ऊपर ये कहावत ठीक ही लागू होती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, ऐसा अक्सर होता है। जितनी भी राइजिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनमें ये होना ही चाहिए। अब आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को अपने रिफाइन करिए। अगर कोई डेवलपिंग और ग्रोइंग एक्सपैंडिंग इकोनॉमी है और उसमें खर्चा ज्यादा नहीं होगा, तब और क्या होगा, होना ही चाहिए। आप सोच कर देखिए इस चीज को, किसी भी पर्सन के ऊपर भी एग्जाम्पल लगा कर देखिए आप, कि अगर कोई ग्रोइंग जो व्यक्ति, बच्चा जो बढ़ रहा है, बच्चा जो है कमाने थोड़े लगेगा, वो तो खाएगा ना। अभी जब जब वो एक्सपेंड हो रहा है तो उसके खाने की उम्र है, वो खाने से ज्यादा कमा के थोड़ा खेती करके ला पाएगा, क्योंकि बच्चा है अभी, वो ग्रो कर रहा है। यू अंडरस्टैंड इट दिस। तो जो एज है, फेज है, उसके हिसाब से ऐसा कहना अनुचित होगा। यह बहुत ही जनरलिस्टिक आइडिया हो जाएगा और बहुत ही ट्रिवियल अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप ये कहने लगे कि नहीं, एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू के आसपास ही होना चाहिए और जो है ठीक नहीं है, इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन की बात नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन द फेज, इकोनॉमिक फेज ऑफ एन इकोनॉमी। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो इकोनॉमी की है उसके किस हिस्से में है, वहां ये डिटरमिन होता है। उसका औचित्य जरूर समझ लेना चाहिए कमेंट करने से पहले कि इसका एक्सपेंडिचर तो बहुत ज्यादा है। इट्स ऑल राइट, समटाइम्स हायर एक्सपेंडिचर में बी नेसेसरी, इनएविटेबल एंड नेसेसरी। सो एक्सपेंडिचर को आप इस तरह से नहीं आप हमेशा क्रिटिसाइज करिए, ठीक है। खैर, अक्सर ऐसा होगा, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनमें अक्सर ऐसा होगा कि डेफिसिट्स बनेंगे, बजटरी डेफिसिट्स होंगे। उनको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई जो है वो कहते हैं कि जो है हाथ से टटोल कर देख लेता है कि हड्डी उखड़ी है कि क्या हुआ है। नहीं पता चलता है तो फिर एक्सरे की जरूरत पड़ती है, वो नहीं पता चलता है तो सीटी स्कैन और एमआरआई करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जो बजटरी डेफिसिट है उसके रिफाइनमेंट के लेवल्स हैं, मेजरमेंट का जो रिफाइनमेंट है उसके लेवल्स है। जैसे बजटरी डेफिसिट अपने क्रूडेस्ट टर्म्स में क्या है, हम और आप अगर उसके क्रूडेस्ट सरलतम स्वरूप को देखें तो सरलतम स्वरूप में इधर का और इधर का डिफरेंस है, यही है ना बजटरी डेफिसिट। बजट का डेफिसिट क्या है, तो आप कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये बजट डेफिसिट हो गया। बहुत अच्छी बात है, समझ गए। उससे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़िए, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। अगर मैं इतना बोल दूं कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। समझते जाइए, बजट डेफिसिट क्या है, इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल, ये बजट डेफिसिट हो गया। सिर्फ रेवेन्यू रेवेन्यू लिया जाए तो क्या हो गया भाई, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। दो तो आप वैसे ही समझ गए भाई, एकदम कुछ परेशानी की बात ही नहीं है। अब तीसरा चीज देखिए भाई, जो नया टर्म में आ रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहता है। तीसरा टर्म कहता है फिस्कल डेफिसिट। बोले ये क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, तो कहा कि इस बात को समझे आप कि जो जब हम डेफिसिट की बात करते हैं, बजट डेफिसिट की बात करते हैं, तो अपने जो इनकम साइड है भाई, इनकम वाला जो साइड है, ये चार्ट हमेशा काम आएगा, इसीलिए बनाए थे, देखते जाइए। इस वाले जो रिसीट साइड है, इनकम साइड है, रिसीट साइड जो है, इसमें ये भी तो शामिल कर रहे हो आप, स्पेशली ये जो बोरोइंग्स वगैरह है, जो बोरोइंग्स है वो भी आप इनकम जोड़ रहे हो ना अपनी एक तरह से, लेकिन वो आपकी इनकम तो है नहीं। सच बात तो यही, वो तो वापस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो आपका घाटा है, आप उस घाटे को इस बोरोइंग्स में छिपा ले जा रहे हैं, मास्क कर ले रहा है। तो ये सही पैरामीटर नहीं है एक्चुअली, सच पूछिए तो। दिस इज नॉट द करेक्ट पैरामीटर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी और बजट, तो वो सही नहीं है। तो कहा गया कि ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, और क्या, आप इसे हटा दीजिए, जो बोरोइंग्स है उनको निकाल देते हैं। तो जो रिसीट्स है उनमें से अगर बोरोइंग्स को निकाल दिया जाए तब असली घाटा पता चलेगा, सच पूछिए तो। और इसी को फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा, अरे भाई बोरोइंग्स का क्या है, बोरोइंग्स तो बाहर से आ रही, गवर्नमेंट का खुद का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको ऐसे समझ।
तो फिजिकल डेफिसिट सही मायने में गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को पोर्ट्रे करता है, बोरोइंग्स को अगर निकाल दिया जाए तो। यहां तक क्लियर है? तो आप तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है इतना सख्त डंडा लगा रहे हैं कि नहीं भाई, ये भी नहीं जोड़ोगे, ये भी नहीं जोड़ोगे, ये भी नहीं जोड़ोगे, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर आप इतना ही, अगर आप एक्सरे तक आ गए हैं तो अब आप एमआरआई भी करवा लीजिए, तो और सही तरीके से उसको देखिए। बोला कैसे? कि आप जो डेफिसिट ये निकाल रहे हैं, आपने सही चीज जानने के लिए, सही वस्तु स्थिति को पता करने के लिए आपने रिसीट्स में से बोरोइंग्स को निकाल दिया। तो हमारा जो खर्चा है उसमें से वो खर्चा भी निकालिए भाई। फिर अगर आपको सही सही पता करना है कि अपने अपने जो है हमारा जो जो हमारे हमारे फिगर को गड़बड़ दिखाता है वो तो आप कर रहे हैं, और जो हमारे फिगर को थोड़ा ठीक दिखा सकता है वो आप क्यों नहीं करेंगे भाई? डबल स्टैंडर्ड क्यों रखी? समझाने के लिए आपको खाली बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए। तो बोला कि हमारे कुछ, जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसे रिसीट्स हैं जो हम जिनका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। बोरोइंग्स क्या है? वो हमारे क्रेडिट थोड़े हैं, वो तो उधार है। उस पर हमारा क्या क्रेडिट? वो तो उधार लेना है, वापस कर देना है। जिस तरह आप हमको हमारी रिसीट्स का, हमारे उधारों का क्रेडिट नहीं लेने दे रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने कमाया नहीं है, उसी प्रकार ऐसे खर्चों का भी तो हटाइए, ऐसे खर्चों को भी हटाइए जो हमारे नहीं है। हम क्या करें? तो पहले सरकारों ने लिया हुआ था, बोरोइंग की हुई थी, वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करें उसमें? हमने कोई खर्चा बढ़ाया हो तो बताइए, हमने तो उसे बढ़ाया नहीं, तो आप वो भी हटाइए, तब सही चीज जो है पता चलेगी। तो अगर इसको ऐसे टर्म में आपको दिखाने के लिए समझाऊं, मान लीजिए ये बहस हो रही है, कोई कहता है कि हमारा जो है टोटल जो है डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट जो है मान लो ऐसे है 100 और 80, ठीक है। इंग्लिश लिखना पड़ रहा है यार, ये हमारा पेन गायब हो गया है, इधर उधर चला गया है। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। 80, इसको 80 समझ लीजिए कि 80 हो गया, 100 और 80 हो गया, ठीक है। अब देखो, और बोल दिया गया कि ये जो 20 रुपया है, ये 20 रुपया आपका बजट डेफिसिट है। तो भाई जो जो विशेषज्ञ है उन्होंने कहा कि अरे ये सही पिक्चर नहीं बता रहा है, ये सही पिक्चर नहीं बता रहा है। ये जो 100 रुपया जोड़ रहे हो ना भाई, इसमें 20 रुपया तो तुम्हारा, उल्टा कर लीजिए, 100 रुपया नहीं, अभी इधर से चले ना, रेवेन्यू साइड ये रखी है ना। एक्चुअली इनकम टैक्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब ड्रॉ करते हैं तो रिसीट साइड ये होती है। तो रिसीट साइड ये है और एक्सपेंडिचर साइड मान लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक है। तो रिसीट आपके 80 रुपए है, खर्चा है 100 रुपया, तो बजट डेफिसिट निकल आया 20 रुपया, सिंपल सी बात है। अब वो बोलते हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसे तो ऐसा ही है, तो फर्जी है, इसमें अभी असली बात बताएं। बोला बताइए। बोला इस 80 रुपए में 10 रुपया तो वो है जो उधारी का है। तो बोले अच्छा ठीक है भाई, तो ये 10 रुपया और निकाल दीजिए। जब 10 रुपया वो हटा दोगे इस कैलकुलेशन से तो क्या बचेगा? ये 10 रुपया यहाँ से निकाल दोगे तो ये जो 80 है ये 70 रह जाएगा ना। तो जब ये 70 रह जाएगा तो डेफिसिट बढ़ के 30 नहीं हो जाएगा? बताओ समझे कि नहीं समझे ये वाली चीज? हाँ बिल्कुल अभिनव, एकदम ठीक, सब समझ गए होंगे मुझे लगता है, तो सिंपल सी चीज। तो अब देखो, समझो बात को। जब ये किया आप उनके साथ, तो उन्होंने भी अपने साइड का आर्ग्यूमेंट दिया। इन्होंने कहा कि अच्छा, इसमें जो उधारी छिपी हुई है वो तो आपने निकाल दिया, और इसमें जो हमारी पुरानी पुरानी उधारियों का जो लेखा जोखा जिसकी वजह से हम बर्डन सर है वो भी तो निकालो। बोला वो कितना है? बोला वो 5 रुपया तो इंटरेस्ट, हम उसके चक्कर में खर्चा हमारा पड़ रहा है, तो ये 5 रुपया भी तो उसमें अकाउंट फॉर कीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है, ये भी घटा देते हैं भाई उसी साइड से। तो बंदर बांट नहीं याद है, बंदर बंटवा जो रहा, दो बिल्ली लड़ रही थी आपस में, बंदर वाला अच्छा तोहार ज्यादा हो गया तो तोहार कम कर देते हैं, वैसा ही समझो इसको। तो इसमें से भी 5 जो है वो हटा दिया गया और ये 95 हो गया। जैसे ही 95 हो जाएगा तो ये 30 से 25 नहीं हो जाएगा। समझ गए बात? ये प्राइमरी डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट में से यदि नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को निकाल दिया जाए तो एग्जैक्ट पिक्चर कह लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट पिक्चर, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट बोलना ही नहीं चाहिए लेकिन विरोधाभास हो गया, लेकिन काफी सही स्पष्ट स्थिति जो है वो पता चल जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सरकार जो है, एक और शब्द इस्तेमाल होता है सरकार के लिए कि ये डेफिसिट वो डेफिसिट, सब समझ गए सर। एक शब्द और आता है मॉनिटाइज डेफिसिट। ये क्या होता है? मॉनिटाइज डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को क्योंकि हम जानते हैं हम और आप अच्छे से, तो क्यों ना एक बार उसको जो है रिवाइज कर लिया जाए।
हम जानते हैं कि भारत सरकार के पास बहुत सारे रास्ते रहे हैं हमेशा से लोन लेने के, बोरोइंग करने के, कितने तरह के पब्लिक डेट जो होता है गवर्नमेंट का, जो पब्लिक डेट यानी कर्जा होता है, कहाँ कहाँ से पैसा ले सकती है सरकार, बताएं जरा आप हमें। सरकार बाहर से, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के सोर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बताइए। पहले आप इस पॉइंट को क्लैरिफाई कीजिए कि आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि नहीं समझते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में जनरली क्या हो, जो भी हमारी बोरोइंग से ज्यादातर वही होती है भाई, ठीक है, बोरोइंग्स ज्यादातर बोरोइंग्स होती है। हमने कई तरह का चीज पढ़ा है, ग्रांट्स हो सकती है, ग्रांट्स इन एड हो सकता है, फाइनेंशियल एड हो सकती है, इस तरह से आईएमएफ से, फलाने से, धमाके से, किसी कंट्री से कर्जा ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक, और वी नो इट, वी हैव अ जनरल आइडिया, फाइन। तो एक्सटर्नल होगा लाइबिलिटी या इंटरनल लाइबिलिटी होगी, दो जगह से पैसा सरकार जो है वो ले सकती है। इंटरनल लाइबिलिटीज में बताइए जरा कहाँ कहाँ से पैसा है आता है सरकार को इंटरनल लाइबिलिटीज में, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत प्लीज, डू नॉट misunderstand. I am not asking you what are the sources of revenue for the government. I am asking you what are the sources of liability, loan. वो पैसा नहीं जो हमेशा का हो जाना, हमेशा आपका हो जाना है, जो वापस करना है, उनके क्या स्वरूप हो सकते हैं। ऊपर चार्ट बनाए थे ना, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट बताया था ना, ये कैपिटल वाले साइड का बात बताइए आप, रेवेन्यू का नहीं पूछ रहे हैं, वो तो नॉन टैक्स, टैक्स ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा की बात हो रही है। बहुत अच्छा शुभम, आस्तिक, पूजा, वेरी गुड। हाँ, और भी कोई पहले लिखा है, ओएमओ लिखा है, कोनो आरबीआई ओएमओ, सबने सबने सब बिल्कुल सही लिखा, सेजल बिल्कुल ठीक, एकदम सही, विवेक, यही सब है ना सोर्सेज। आप ट्रेजरी बिल्स हो गए, अब हम लोग तो पढ़ते आए हैं, आप तो सब देख चुके हैं आप। तो अगर अगर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूरी है, आपको थोड़ा बहुत फिगर्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए। पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। गवर्नमेंट अगर उधार लेने पे आए तो जो पैसा गवर्नमेंट मार्केट से लोन उठाती, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इसका मैं चार्ट नहीं बना पाया हूं, मुझे कुछ दो तीन ऐसी चीजें एक साथ हो गई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, चार्ट नहीं बन पाया, बन जाएगा, आप चिंता न करें, वीकेंड्स में आई विल प्रिपेयर। कंप्यूटर का क्रैश होने की एक स्थिति आई, और दूसरा जो है ऑफिस से कुछ रिलेटेड इश्यूज थे, उसलिए नहीं बना, लेकिन वो आपको मिल जाएगा, ध्यान से समझे मेरी बात को। पहला, मुख्य रूप से मैं चाहूं, मैंने जो अपने दिमाग से क्लासिफाई किया तो 4 भाग में किया है, ठीक है। आप अभी नोट्स के लिए खाली चाहे तो लिख लें, वरना कोई जरूरत नहीं है, पेनवा होता तो भी मजा आ गया होता, कोई बात नहीं, ठीक है, आप सुनते जाएं। गवर्नमेंट के लिए जब आप इंटरनल लायबिलिटीज की बात करेंगे तो ध्यान रहे कि 4 मुख्य शीर्षक होते हैं। नंबर 1 कहलाता है इंटरनल डेट, आंतरिक ऋण। नंबर 2 कहलाता है वो पैसा जो स्मॉल सेविंग्स, डिपॉजिट स्कीम या इस सब के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास लोग जमा करते हैं, ठीक। पीएफ हो गया, डिपॉजिट स्कीम हो गई, कोई स्मॉल सेविंग्स जो लोगों की मोबिलाइज होती है, वो सब इसमें आ गई। वो सरकार का पैसा तो है नहीं, सरकार उसे इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। फिर रिजर्व फंड्स और डिपॉजिट्स होते हैं जो, ठीक है, इस बात में गड़बड़ाना मत। पूजा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम बैंक लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एफडी अगर आप शब्द इस्तेमाल कर देंगे तो वो बैंक की लायबिलिटी होगी। हम लोग इसीलिए स्मॉल सेविंग्स बोल रहे हैं कि वो किसी भी स्वरूप में हो, पब्लिक से गवर्नमेंट तक अगर पहुंची है वो, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, ठीक है। तो तीसरा होता है, कुछ ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको कुछ डिपॉजिट रखना होता है गवर्नमेंट के पास, रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, इस तरह के तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, और बहुत सारी और इसे मिलती जुलती एजेंसी जो कुछ डिपॉजिट रखते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट जो होता है, जो मिसलेनियस टाइप का है, उसमें बहुत सारा चीज आता है, नॉन गवर्नमेंट टाइप के जो प्रोविडेंट फंड है, और मैं क्या बताऊं आपको, एन्युइटीज है, और पोस्टल इंश्योरेंस नहीं होती है, पोस्टल डिपार्टमेंट का भी एक इंश्योरेंस स्कीम चलता है, वो हुआ। तो इस तरह से जो पैसे इकट्ठे होते हैं, यस यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक शुभम, जो मतलब वो पैसा इन सभी स्कीम्स के तहत जो पैसा सरकार के पास जमा किया जाता है, अभी उसकी बात हो रही है, खर्चे की बात नहीं हो रही। तो फिर से एक बार समराइज कीजिए, गवर्नमेंट को आंतरिक, अपने डोमेस्टिक यानी भारत के अंदर सरकार को कहां कहां से पैसा मिलता है, जो पैसा वापस करना पड़ता है, कैसे बताएंगे। एक तो सीधा सीधा वही हो गया कि जो मार्केट, ठीक है, मार्केट से जो लोन उठाया,
या ट्रेजरी बिल्स के तहत जो पैसा उठाया, ट्रेजरी बिल्स दिया कि ये देते हैं हमको पैसा दे दो, एक समय आएगा फिर हम दे देंगे, उसको वापस हो जाएगा, ठीक। तो ट्रेजरी बिल्स और मार्केट लोन्स के तहत जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट कहा जाता है। दूसरा जो हिस्सा है वो क्या हुआ, स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स, पीएफ एटसेट्रा। तीसरा हिस्सा क्या हो गया, गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा रखा गया रिजर्व फंड, इसको रिजर्व फंड बोलते हैं, रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, ये रिजर्व फंड रख देते हैं। चौथा क्या हो गया, अदर्स। अदर्स में बहुत कुछ आ गया, एन्युटी हो गया, नॉन गवर्नमेंट पीएफ हो गया, और इस तरह की जितने भी पोस्टल का इंश्योरेंस वाला स्कीम हो गया, वो सब उसमें आ गया। इस बात को क्लियर समझ गए, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, ओके फाइन। अब एक हल्का आइडिया, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा करंट, ठीक है। 80 लाख टोटल अगर आप जोड़ने पे आइए, टोटल अगर जोड़ने पे आ जाए तो 100 लाख लाख करोड़ टाइप का फिगर बनता है, ठीक है। उसमें से 80 लाख करोड़ इंटरनल डेट होता है, इतना ध्यान रखिए बस। ज्यादा डेट, मैं डेटा वाला आदमी नहीं हूं, स्टैटिस्टिक्स वाला, इसलिए इतना बता रहा हूं कि 80% गवर्नमेंट की जो टोटल इंटरनल लायबिलिटीज है उसमें 80% वही पैसा होता है जो मार्केट लोन्स और ट्रेजरी बिल्स के तहत उठाया जाता है, ठीक। सेकंड नंबर पे आता है स्मॉल सेविंग्स और डिपॉजिट्स वाला, ठीक। थर्ड नंबर पे आता है रिजर्व फंड, और चौथे पे आता है अदर्स। ये ध्यान रखिएगा, नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में कि सीक्वेंस में लगाइए, इतना डीप नहीं कोई पूछेगा, लेकिन जो कंसेप्ट जानने वाला है, मोस्ट ऑफ द लायबिलिटीज, कहीं ये ना पूछ ले, हाँ ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये जानना चाहिए। गवर्नमेंट की जो इंटरनल लायबिलिटीज है उसमें सबसे ज्यादा लायबिलिटीज किसके हैं, तो बोलिएगा इंटरनल डेट। इंटरनल डेट क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स से उठाया गया पैसा और ओपन मार्केट में जाके बोरो किया गया पैसा, फाइन। या आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ये इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज सब जानते हैं कि जितने तरह का लोन लिया जाता है वो लिया जाता है, वो कितना होगा लगभग आज की तारीख में जो लेटेस्ट अगर आप देखें तो 5-6 लाख करोड़ के करीब होगा एक्सटर्नल डेट। कहाँ सोचिए ना, कहाँ 80-90 इंटरनल, 100 के करीब तो इंटरनल है और 5-6 के करीब एक्सटर्नल है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, डेट का ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहना चाहिए। गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स होती है, यहां तक आप समझ चलो, वापस आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब बोरो करता है आरबीआई से, तो शॉर्ट टर्म लोन ले सकता है और लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है। लॉन्ग टर्म लोन जब लेता है सरकार लेती है आरबीआई से, तब उसके बदले में आरबीआई को क्या देके लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देकर। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जब करनी होती है तो ट्रेजरी बिल्स वगैरह। ध्यान रहे कि क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, एवरीबॉडी नोज दिस। ये टर्म जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है कि हाँ आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है, हाँ ठीक है। उसके पीछे का इम्प्लीकेशन क्या है कि स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है आरबीआई की, कि गवर्नमेंट जब पैसा मांगे तो आरबीआई को लोन देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। वैसी सिचुएशन रही है हमेशा से। धीरे 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 इस ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे रिफॉर्म्स के साथ और माइक्रो इकोनॉमिक इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे कंडीशन को डाइल्यूट किया गया है, ताकि गवर्नमेंट भी कॉम्पिटिटिव हो सके। आप समझे मेरी बात, पैरासिटिक नहीं रह जाए। जो पैरासिटिक रहेंगे या जो कह लीजिए कि जिनको हमेशा आप स्पून फीडिंग कराते रहेंगे तो वो कॉम्पिटिटिवली इवॉल्व नहीं हो सकते ना भाई। इसी प्रकार गवर्नमेंट को फिजिकल डिसिप्लिन रहे, गवर्नमेंट एक कॉम्पिटिटिव जो है और एफिशिएंट मैकेनिज्म की तरह काम करे। इसके लिए धीरे 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 गवर्नमेंट को लोन देने की जो मजबूरी थी आरबीआई, उसको धीरे 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 जो है वो कम किया गया है। जैसे देखें तो 1997 में आरबीआई, 1997 से पहले तक यही रहा कि जो गवर्नमेंट बोला वो गवर्नमेंट ने इशू किया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने इशू किया ट्रेजरी बिल, आरबीआई को लेना ही लेना है। प्राइमरी सब्सक्राइबर आरबीआई ही रहता था। 1997 में आरबीआई स्टॉप्ड बीइंग द प्राइमरी सब्सक्राइबर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइमरी सब्सक्राइबर होना बंद कर दिया कि ठीक है, जरूरत जब कोई नहीं लेगा तो हम ले लेंगे, लेकिन पहले हम नहीं कूदेंगे मार्केट, ऐसे समझिए इस चीज को, ठीक है। 2007 आया, 10 साल में तमाम रिफॉर्म्स हुए, अप डाउन हुए, और फिर आरबीआई का कि नहीं, यू आर अंडर नो मोर कंपल्शन, कि आपको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना ही पड़ेगा। 2013 आते आते और कंपल्शन ड्रॉप कर देने का मतलब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट आरबीआई को फोर्स नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट का प्राइमरी मोड क्या होना चाहिए कि आप आइए ओपन मार्केट में आइए, ओपन मार्केट में जैसे सब लोन उठा रहे हैं आप भी लोन उठाइए उसी इंटरेस्ट रेट।
अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और ये नेसेसरली इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो है वो डिसिप्लिन लेकर आएगा, इसमें कहाँ कोई दो राय है। जब आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, आप कम्पीट करेंगे, एक एक फंड के लिए तरसेंगे, लड़ाई करेंगे, तो आप इंटरनली डिसिप्लिन भी होंगे। दिक्कत मैं बताता हूँ, इसमें दिक्कत भी है, ऐसे इतना आसान नहीं होता है पब्लिक फाइनेंस में। एक एग्जांपल दूंगा आपको। और 2013 में आते आते जो जितना भी लॉन्ग टर्म वगैरह था वो सब आरबीआई उससे छुट्टी पा लिया है। लेकिन ठीक है, 14 डे जो 14 डे के ट्रेजरी बिल्स वगैरह है वो सब शॉर्ट टर्म आप जानते ही होंगे। मेनली ट्रेजरी बिल्स का जो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, कितने तरह के मैच्योरिटी पीरियड होते हैं ट्रेजरी बिल्स के, याद है? याद आया किसी को ट्रेजरी बिल? हम लोग जब पढ़ रहे थे वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी, 91, 182, 364, याद आया? 91 डे ट्रेजरी बिल, 182 डेज ट्रेजरी बिल, 364 डे ट्रेजरी बिल। 3 तरह की मैच्योरिटीज जनरली होती है ना। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है 14 डे ट्रेजरी बिल। वेरी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट फ्लोट कर सकती है इस चीज को, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर ओपन मार्केट बोरोइंग तो चल ही रही है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से अब गवर्नमेंट बोरो करती है। आज बहुत हद तक हो चुका है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहता हूं आपको। हाँ, तनु wants to ask something, let's see. कहाँ गया रेज हैंड? attendees 57, participants attendees नहीं दिखता है। चलो कोई नहीं, चैट बॉक्स में, अच्छा इट वाज मिस्टेक, ओके फाइन फाइन, ठीक ठीक, नो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जाना जरूरी है, नहीं तो हम लोग अधकचरा ज्ञान लेके चले जाएंगे। समझिए इस बात को कि आरबीआई का पूरी तरह से विड्रॉ हो जाना, गवर्नमेंट इज अ ह्यूज बोरोवर, यू कैन अंडरस्टैंड the volume, the kind and volume of money that government requires is not comparable to any other market borrower. Do you understand this or not? जिस लेवल का आप देख रहे हैं, 80-80 लाख करोड़ का बात हो रहा है, ट्रेजरी बिल्स और ओपन मार्केट बोरोइंग्स को जोड़ दिया जाए तो 80 लाख करोड़ रुपए के ट्यून का बात, अगर मैंने फिगर सही उठाया होगा तो, कोई मिस्टेक नहीं होगी तो 80 लाख करोड़ रुपीस के ह्यूज सम का आप मार्केट से जो है वो एब्जॉर्ब करने की बात कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपका जो इंट्यूशन है वो क्या कहता है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, इसको आपको जानना चाहिए। एक करके दिखाता हूं मैं आपको। एक हमारे आपके जैसे व्यक्ति का इंट्यूशन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है कि ये दो पार्ट होने चाहिए। समष्टि और व्यष्टि जो है वो क्यों अलग अलग सिद्धांतों पे काम करते हैं भाई? What is correct for an individual may not be correct for a nation. Why? An example ensues before you. Please understand this. आपके हमारे घर में अगर वार्तालाप हो, विमर्श हो, और पूछा जाए आपसे कि भाई आपस में पैसा इकट्ठा कर लिया जाए मिलके, वो ज्यादा ठीक है, या बाहर से उधार लिया जाए तो ज्यादा ठीक है? किसी बाहरी आदमी का ऋण लेना ठीक है कि आपस में ऋण लेना ठीक है? तो क्या सलाह देंगे आप? फर्जी नेतागिरी नहीं है, एकदम ओरिजिनल जो मन में आएगा। हमारा जो एज ओल्ड परसेप्शन है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्राइमिंग है माइंड की, उसके हिसाब से क्या जवाब देंगे आप? कि भाई जहां तक हो सके बाहर पे काहे लेने का, जो है घर से कर लीजिए अरेंज, भाई बाहर से क्यों लेंगे? ठीक है? अब देखिए कैसे ये चीज मैक्रो इकोनॉमी पे क्यों नहीं काम करती है, समझिए इस बात को। बहुत सारे फैक्टर हैं, उनमें से सिर्फ एक बता रहा हूं। ये मान लीजिए आपका डोमेस्टिक एनवायरमेंट है, सॉरी, ये डोमेस्टिक एनवायरमेंट है भारत का, ठीक है? इसमें गवर्नमेंट एक जो है वो पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे ए बी सी डी, बहुत सारे और भी पार्टिसिपेंट हैं इस मार्केट में। गवर्नमेंट इज अ ह्यूज बोरोवर। The quantum and volume of money that government commands and needs for its finances is huge. तो अगर इस मार्केट का, ध्यान से समझे मेरी बात को, अरे नहीं नहीं सरकार को अंदर से ही लोन लेना चाहिए, इंटरनल लोन नहीं लेना चाहिए, जहां तक हो सके ये जो है इथिक्स और जो है उसके डिसिप्लिन के हिसाब से ज्यादा अच्छा है, घर से ही अरेंज करना चाहिए, तो पता चला इस मार्केट का मतलब इतना परसेंट जो है वो गवर्नमेंट ने उठा लिया। अब ABCDEFGHI जितना भी थे, बाकी जितने भी थे, जी को छोड़ के बाकी जो अल्फाबेट थे अंग्रेजी के, वो कितने में समेट के रह गए भाई? एक एग्जांपल दिया जाए तो रुक जाओ, हाँ, इतने में समेट के रह गए बाकी लोग। ये
ये जो पोर्शन है सिर्फ इतना रह गया। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यदि गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट is given, is compelled to borrow entirely from the domestic sources, then the first impact will be that the government will almost wipe out the other borrowers. सारा पैसा खुद ही खींच लेगा ना, फिर वो गवर्नमेंट थोड़ा रुक सकता है, उसको तो अपने फाइनेंस करने एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट उसमें फिर दिमाग थोड़ा लगा सकता है कि अरे इस बेचारे को, उस बेचारे को। गवर्नमेंट विल बी द प्राइमरी बोरोवर और प्रीडोमिनेंट बोरोवर, उसको उठा लेगा पैसा कि नहीं उठा लेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो इस पूरी भीड़ में ABC DEF मान लीजिए इतने लोग हैं और G है गवर्नमेंट, तो G जो है वो इतना ज्यादा पैसा उठा लिया है कि ABCDE और F को भीड़ से बाहर कर देगा, कंपटीशन से बाहर कर देगा, भीड़ से बाहर कर देगा। इस इफेक्ट को इकोनॉमी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है नित्योदित, एकदम सही बात है। दिस इज कॉल्ड द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि द गवर्नमेंट इटसेल्फ विल क्राउड आउट अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट फॉर मनी, एंड दैट विल बी डिजास्ट्रस। दैट इज अ डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस। व्हाई? सोच कर देखिए क्यों। क्योंकि ये प्लेयर्स भी तो भाई इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आज इकोनॉमी का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन सबसे मिला जुला के चलता है ना। तो इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, अंडर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, इफ द गवर्नमेंट क्राउड्स आउट द अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर द रिसोर्सेज फॉर फंड्स, देन दैट्स नॉट गोइंग टू बी कंड्यूसिव फॉर देम। वो कहां से पैसा, फिर वो बहुत ही हायर इंटरेस्ट पे उन्हें उठाना पड़ेगा पैसा, स्कैर्स हो जाएगी, कैपिटल जो अवेलेबिलिटी है वो स्कैर्स हो जाएगी। एब्सोल्युटली। एक एस्पेक्ट, दूसरा नहीं बताने का मन था अभी, लेकिन चलो दूसरा भी बता दे। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि अक्सर कॉन्ट्ररी, ये काउंटर इंट्यूटिव मैं आपको बोल रहा था ना, कॉन्ट्ररी टू अवर अंडरस्टैंडिंग, बाहर से लिए गए जो लोन्स होते हैं वो अक्सर सस्ते होते हैं। जो गवर्नमेंट को लोन मिलते हैं वो सस्ते होते हैं। गवर्नमेंट कहां भाग जाएगी, गवर्नमेंट तो पैसा वापस ही करना है। तो गवर्नमेंट को दिए गए जो लोन होते हैं वो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनसे सस्ते लोन मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इंटरनल बोरोविंग्स के लिए फिर बहुत हाई इंटरेस्ट पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें ये क्यों, मैंने यहाँ क्यों बताया, यहाँ पर इसका क्या औचित्य है बताने का। अब इसमें लाइए आरबीआई का एंगल, और आप पूरी पिक्चर को समझ चुके होंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस माय डियर फ्रेंड्स, दैट द मोमेंट you become very stringent that the government must not borrow from the RBI, or RBI should be completely left out of the clutches of the government for borrowing, then you are risking this. If the government is not able to finance its resources from outside debt or outside funds, then the government will be left with no option but to participate in the market as a predominant, and crowding out effect will take place. समझे इस बात को? तो इसीलिए ये जो कहा जाता है कि नहीं आरबीआई से नहीं बोरो करना चाहिए, उसका एक दूसरा साइड भी है कि इट्स ओके सो लॉन्ग एज फिस्कल डिसिप्लिन इज बीइंग मेंटेन्ड, इट इज ओके फॉर द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम आरबीआई रादर देन गोइंग टू ओपन मार्केट एंड क्राउड आउट एवरीथिंग। बाकी एवरीवन एल्स शुड नॉट बी क्राउडेड आउट। वो लॉन्ग टर्म के लिए और मैक्रो इकोनॉमी के ओवरऑल पिक्चर के लिए बहुत कंडीसिव नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक आप समझ गए इस चीज को? बताइए, प्रतिक्रियाएं दीजिए। ओके, ऑलराइट, आई थिंक दिस इज फेयरली क्लियर। और एक और पॉइंट बता के फिर आपको छोड़ते हैं, बाकी का फिर बाद में करेंगे। पब्लिक डेट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, ये सब अब आगे की क्लासेस में करेंगे। एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेट वगैरह का मामला आप समझ गए। Now comes the concept of deficit financing. What is deficit financing? I'll introduce you today and give you a broader picture, and then we will develop upon this in the next session. Deficit financing का अर्थ ये होता है कि ये बात ठीक है भाई, बजट क्या है? बजट is an estimate or not? You tell me. आज ये कौन सा समय चल रहा है? जनवरी 2022। ओके, ऑलराइट। फरवरी के महीने में जब बजट एक्सरसाइज होगी तो वो किस साल के लिए होगी? चैट बॉक्स में लिखिए जरा, बजट एक्सरसाइज किस साल के लिए होती है? फरवरी 2022 में होने वाली बजट एक्सरसाइज कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी? थैंक यू, थैंक गॉड दैट एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस। एब्सोल्युटली,
फरवरी में जो टैक्स प्रपोजल्स ये वो जितना भी लेआउट किया जाता है किसके लिए किया जाता है, जो कमिंग ईयर है उसके लिए किया जाता है. सो नाउ यू डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्चुअली इन एसेंस बजट इज एक्चुअली एन एस्टिमेट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज एन एस्टिमेट कि भाई हमारा अंदाजा है कि हमारा इनकम लगभग 80 रुपए होगा और एक्सपेंडिचर 100 रुपए होगा. डू यू नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ वी ऑलरेडी नो or at least we are projecting that our expenditure is going to be far more than our revenues, is it not a case of deliberate overspending? कि जब पहले से जानते हो कि तुम्हारा खर्चा जो है वो ज्यादा होने जा रहा है इनकम से और उसके बाद भी बजट पास किए दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि डेफिसिट होने वाला है और आप इस चीज के लिए तैयार है मेंटली कि जो डेफिसिट होगा कहीं ना कहीं से भर लेंगे, जो घाटा होगा कहीं ना कहीं से पूरा कर लेंगे. ये बात भी समझ रहे हैं आप? अच्छा, अगर ये भी समझते हैं तो इसी को तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं कि ये जो तुम बता रहे हो गुरुजी की जो है कितना लिखे रह रहे हैं हम लोग 100 रुपया यहाँ एक्सपेंडिचर और यहाँ 80 रुपया है, ऐसे लिखे थे. तो जब जानते हैं, अभी से जान रहे हो, फरवरी 2022 में ही जान रहे हो कि 20 रुपए का घाटा लगेगा, तो 20 रुपया आएगा कहाँ से? बोला हम इसको कट थोड़ा कर सकते, सरकार बोलती है कि इसको कट नहीं कर सकता हम लोग, जितना कट हो सकता था उसके बाद 100 रुपया आया. ये एक्सपेंडिचर तो करना ही है सरकार को, कोई उपाय नहीं है. रेवेन्यू चाहे जितना हो करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो नाउ द फोकस इज नॉट यहाँ जितना रिडक्शन हो सकता था कर लिया है सरकार. अब फोकस ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से. इस पर भी है फोकस कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, और फोकस इस पे कि आएगा कहाँ से. उसके बाद भी घाटा रह गया तो कहाँ से आएगा भाई? यही इसे डेफिसिट कहते हैं. तो आप पहले से ही जानते हैं, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट सब जानते हैं. इस डेफिसिट को फाइनेंस कहां से किया जाएगा? यही डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है कि इफ द गवर्नमेंट इज रेडी टू स्पेंड मोर देन इट्स रेवेन्यू, वी कॉल इट दैट द गवर्नमेंट इज रेडी टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, एंड दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग. कहां से आया ये सब बात? कहां से आ गई? ये तो जनरली हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता. अगर हमें पहले से मालूम है कि खर्चा जो है बहुत ज्यादा होने वाला है तो हम भाई उस हिसाब से डिसिप्लिन में रहेंगे. सरकार क्या अफोर्ड कर सकती है? 1-2 परिवार कर सकते हैं शायद अफोर्ड, 100, 200, 400 परिवार, 1000 कर सकते हैं, लेकिन सरकार एज ए होल कर सकती है क्या? क्या सरकार ये तय कर सकती है? कर सरकार कभी ये डिसीजन, इंडिया डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, ऐसे सरकार क्या ये डिसीजन ले सकती है कि खर्चा उन्हीं पे करेंगे जो इनकम देने की हालत में हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, वहीं पे खर्चा करेंगे? ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती. So now you get the perspective that deficit financing has evolved as a concept when the government was posed with the challenge to be the dominant player and take care of its people. कुल मिलाकर बात यह है, और यही उस कॉन्सेप्ट से अब जोड़ देता है जो शुरुआत में मैंने बताया था. कीनीजियन मॉडल जो है, और जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, उस समय से लेकर आज ये एक कॉन्टिन्यूअस थ्रेड है. वहां पर से ये बात है कि गवर्नमेंट को किक इन करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे खर्चे ऐसे करने पड़ेंगे जो हो सकता है रिटर्न नहीं आए और जो कि नॉन रिम्यूनरेटिव हो. इन्हें कहा जाता है नॉन रिम्यूनरेटिव या अनरिम्यूनरेटिव हो. ऐसे खर्चे भी गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं. ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब जो थ्योरेटिकल डिबेट हुआ, स्कॉलरली जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, तो यह स्कूल ऑफ थॉट इवॉल्व हुआ और आज तक वो चल रहा है. डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो खूब चली. इंडिया ने भी फिर धीरे धीरे करके डेफिसिट फाइनेंसिंग मजबूरी हो गई, व्यवस्था जैसी हो गई इंडिया की. क्यों? भारत की व्यवस्था क्यों हो गई? भारत ने कौन सा मॉडल चुना अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 50s में? बताइए. सब जुड़ना चाहिए ना तार, तब तो फायदा है, नहीं तो क्या फायदा. भारत ने कौन सा मॉडल चुना 50s में? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल चुना कि नहीं चुना? प्रोटेक्टेड एंड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल एक लाइन में बोलना हो तो यही है ना. महालनोबिस मॉडल जो चुना वो क्या है? यही है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मॉडल चुना, यस एब्सोल्युटली चुना. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जी? बताएं जरा. हैवी इंडस्ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आज पैसा डालेंगे और कल मिलने लगेगा आपको, ऐसा है क्या? ऐसा होता है इंडस्ट्रीज में? जो लॉन्ग टर्म इंक्यूबेशन पीरियड वाले, जेस्टेशन पीरियड वाले जो इंडस्ट्रियल मॉडल्स होते हैं, उनमें क्या हमेशा आप जो एक्सपेंडिचर करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत आने लगेगा क्या? नंबर 1. नंबर 2, आप जब इंडस्ट्री को ग्रोथ इंजन बना रहे हैं तो उसमें तो पैसा जाएगा ही आपका, साथ ही साथ आपके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी आपको एक्सपेंडिचर बेयर करना पड़ेगा. उसका तुरंत का तुरंत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो चाहे नहीं हो. सोशल सेक्टर की जो स्पेंडिंग है, टू बी वेरी प्रिसाइज, सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग आपको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यस.
इंडिया का पर्सपेक्टिव में और देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव में 1947 के बाद का सबसे बड़ा पहला चैलेंज क्या था? एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज था कि नहीं था? ये बताएं आप पहले। भारत की आजादी के बाद जिन परिस्थितियों में भारत का बंटवारा हुआ, फिर आजादी हुई, इस तरह से, और सॉफ्ट स्टेट की जो एक इमेज थी कि ये कहाँ चला पाएंगे अपनी कंट्री, इनको जो चाहे वो दबा ले, ये कर ले, वो कर ले। फिर इंटरनल जो प्रॉब्लम्स थी, सेपरेटिज्म जो था, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद, ये वो, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया कि नहीं आया? तो डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? इसको कट किया जा सकता है क्या? इसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था उस समय? नहीं किया जा सकता। सॉवरेंटी खतरे में पड़ जाती। तो ये सारे एक्सपेंडिचर रेम्यूनरेटिव होते हैं क्या? आप डिफेंस में पैसा लगाएंगे और डिफेंस आपको पैसा देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। सो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वन, सेकंड expenditure on the imminent challenges, that is internal and external security, expanded role of the state, heavy industrialization led economy। ये सारे 4-5 फैक्टर्स ऐसे थे कि नहीं जो कि इसी तरफ एक ही दिशा में ले जा सकते थे कि आपकी जो स्पेंडिंग होगी वो आपके रेवेन्यू से कहीं ज्यादा होंगे। और जिस हालत में भारत को छोड़ा गया था वो तो किसी से छिपा हुआ है, रेवेन्यू के मामले में और रिजर्व्स के मामले में। तो कुल मिलाकर, was it not inevitable that sooner or later the government will have to go for deficit financing? होना ही था। deficit financing के अलावा कोई रास्ता बचता है क्या? So that was a difficult and tough path which India chose and did very well. To be very honest with you and impartial, we did very well, exceedingly well, I'll say. जिस तरह के challenges का सामना हुआ, जिस तरह के drought से related multiple wars हमने लड़े, उन हिसाब से अगर असेसमेंट करेंगे, अभी it is not my position to give a judgment right now. What I am saying that you should know this, that we have done very well if you evaluate the entire performance taking all the variables into consideration. So we have done very well. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से भारत के परिप्रेक्ष्य में आता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, डेफिसिट फाइनेंसिंग ने 1991 से पहले की क्या स्थिति थी और उसके बाद कैसे इंप्रूवमेंट उसमें हुआ है, फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या रेगुलेशंस आए, वो हमेशा फोकस क्यों बना रहता है, फिर फिस्कल डेफिसिट के लिए एफआरबीएम एक्ट आया और उसने कैसे उस चीज को कंट्रोल किया, आज एफआरबीएम एक्ट कितना रिलेवेंट है, फिस्कल पॉलिसी कैसी रही है प्री 1991, 1991 टू 2000 से 15-16, एंड देन द न्यू फिस्कल पॉलिसी जो अभी चल रही है उसके आउटलुक में और पुरानी फिस्कल पॉलिसीज के आउटलुक में क्या डिफरेंस है, और कैसे वो नए भारत जो है, नई जो चुनौतियां हैं उसको सामना करने के लिए कितना तैयार है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो कि हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, एक में किया गया अच्छा काम दूसरे में किए गए अच्छे काम में कैसे परिणत हो सकता है, और एक में किया गया गड़बड़ दूसरे के किए कराए को कैसे बिगाड़ सकता है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ऑलराइट, और अपने क्वेश्चंस होल्ड करके रखिए, और सारे क्वेश्चंस अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सब लिख डालिए। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं रिजॉल्व होते हैं गूगल वगैरह पे, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी पास्ट 5 minutes past 9 p.m. I'll give you rest. You have had a good academic session today by sir also. It was a wonderful session of history. So I wish you all the best. You keep thinking about it. Now, since this session covers everything that was taken in the last session, so this session will be the video that we will be uploading. There's no need to go back to the second one. So यही session upload कर देंगे, इसमें सब cover होगा. All right. See you in the next session. Jai Hind. Thank you.